नमस्कार, मैं हूँ विशाल पांडे और आप मुझे देख रहे हैं विदूष पैटर्न के फेसबुक पेज पर। मेरी माँ का नाम बिंदु त्रिपाठी है और वो लंबे समय से स्त्री शिक्षा के लिए, उनकी जागरूकता के लिए, उनके प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है और अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में एक बालिकाओं का विद्यालय है जिसमें वो अध्यापन कार्य कर रही हैं। मेरी बहन का नाम शिवांगी पांडे है और उसने 2 विदेशी भाषाओं स्पेनिश और चाइनीज़ इन 2 विदेशी भाषाओं में दिल्ली विश्वविद्यालय से औपचारिक पढ़ाई पूरी की है और अभी विदेश की स्कॉलरशिप के लिए वो तैयारी में लगी हुई है और अपने शोध कार्य के लिए वो विदेश जाने के लिए अग्रसर है, तैयारी कर रही है। आप सब जानते भी हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदूष पैटर्न फेसबुक पेज और यूट्यूब ने आज 4 अक्टूबर का दिन पितृसत्ता से मुठभेड़ करती हुई कविताओं, चित्रकारी और अनेक विधाओं के साथ विचार करने और बिताने का निर्णय लिया है। उसी क्रम में मैं अब कुछ कवियों की कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। मेरी पहली कविता है शुभा जी की लिखी हुई दुख का विरह। कहाँ है वह दुख चट्टानों से टक्कर मारता, भरी पूरी नदी जैसा। और यह क्या है बूंद बूंद टपकता, मरे हुए सांप के विष जैसा। अगली कविता है विदा। ये कविता शुंतारो तानिकावा जी की है, लेकिन इसका अनुवाद मणिमोहन जी ने किया है। शाम की उजास से विदा लेने के बाद मैं रात से मिला, पर लाल गुस्सैल बादल कहीं गए नहीं, बस अंधेरे में छिप गए। मैं सितारों को शुभ रात्रि नहीं कहता, क्योंकि वे हमेशा दिन की रोशनी में छिप जाते हैं। एक बच्चा जो मैं कभी था, अब भी मेरे उत्स के केंद्र में रहता है। मैं सोचता हूँ कोई भी कहीं गायब नहीं होता। मेरे स्वर्गवासी दादा उग रहे हैं पंख की तरह मेरे कंधों पर। वे मुझे समय के साथ से बाहर की जगहों पर ले जाते हैं, उन बीजों के साथ जिन्हें छोड़ा है मृत फूलों ने। विदा एक अल्पकालिक शब्द है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो हमें बांधे रखती हैं। याद करने और याद रखने से ज्यादा गहर। यदि इस बात पर भरोसा है तुम्हें, तो इसे तलाश करने की जरूरत नहीं। अगली कविता है बायोडाटा लिखना। ये कविता विसाव शिंबोस्कारका की है और इसका अनुवाद अशोक पांडे जी ने किया है। इस कविता के बारे में मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि नोबेल पुरस्कार मिलने की घोषणा होने पर पोलैंड की महान कवि विसावा शिंबोस्कारका ने यह कविता लिखी थी। वे नोबेल पुरस्कार लेने भी नहीं गई थी। कविता है बायोडाटा लिखना। क्या किया जाना है? एप्लीकेशन भरो और नथी करो बायोडाटा। जीवन कितना भी बड़ा हो, बायोडाटा छोटे ही अच्छे माने जाते हैं। स्पष्ट और बढ़िया चुने हुए तथ्यों को लिखने का रिवाज है। लैंडस्केपों की जगह ले लेते हैं पते। लड़खड़ाती स्मृति को रास्ता बनाना होता है ठोस तारीखों के लिए। अपने सभी प्रेमों में से सिर्फ विवाह का जिक्र करो और बच्चों में सिर्फ उनका जो पैदा हुए, बजाय इसके कि तुम किसे जानते हो। ये अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हें कौन जानता है। यात्राएं बशर्ते वे विदेशों की हो। सदस्यताएं कौन सी, मगर किस लिए, यह नहीं प्राप्त सम्मानों की सूची, पर यह नहीं कि वो कैसे अर्जित किए गए। लिखो इस तरह जैसे तुमने अपने आप से कभी बातें नहीं की और अपने आप को खुद से रखा हाथ भर दूर। अपने कुत्तों, बिल्लियों, चिड़ियों,
धूल भरी निशानियों और सपनों के ऊपर खामोशी से गुजर जाओ। कीमत वह फालतू है और लेबल ये नहीं कि भीतर क्या है। उसके जूते का साइज ये नहीं कि वो किस तरफ जा रहा है। वह जिसे तुम मैं कह देते हो, और साथ में एक तस्वीर जिसमें एक कान दिखाई दे रहा हो। कान का आकार महत्वपूर्ण नहीं है, वह नहीं जो उसे सुनाई देता है। वैसे भी सुनने को है ही क्या, कागज चिंती करने वाली मशीनों की खटर पटर फकत। हाँ, अगली कविता आलोक धनवा जी की कविता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ी सुनी हो, क्योंकि बड़ी ही प्रसिद्ध चर्चित कविता है, ज़रूरी कविता भी है। भागी हुई लड़कियाँ। कई 1 2 3 4 ऐसे करके 6 खंड में लिखी हुई कविता है, तो छोटी छोटी कविताएं हैं, मैं आप सबके समक्ष वो रखता हूँ। खंड की जंजीरें कितना दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भागती है। क्या उस रात की याद आ रही है जो पुरानी फिल्मों में बार बार आती थी, जब कोई लड़की घर से भागती थी। बारिश से घिरे वे पत्थर के लैंप पोस्ट, महज आंखों की बेचैनी दिखाने भर की उनकी रोशनी, और वे तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के आज अपने ही घर में सच निकले। क्या तुम सोचते थे कि वे गाने महज अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए रचे गए, और वह खतरनाक अभिनय लैला के ध्वंस का जो मन से अटूट उठता हुआ दशकों की निजी जिंदगियों में फैल जाता था। अगला है, तुम तो पढ़कर सुनाओगे नहीं कभी वह खत जिसे भागने से पहले वो अपनी मेज पर रख कर गई। तुम तो छुपाओगे पूरे जमाने से उसका संवाद, चुराओगे उसका शीशा, उसका पारा, उसका आपनूस, उसकी 7 पालों वाली नाव। लेकिन कैसे चुराओगे एक भागी हुई लड़की की उम्र, जो अभी काफी बची हो सकती है उसके दुपट्टे के झुरमुटों में। उसकी बची खुची चीजों को जला डालोगे, उसकी अनुपस्थिति को भी जला डालोगे, जो गूंज रहा है उसकी उपस्थिति से बहुत अधिक संतूर की तरह केश में। अगली है, उसे मिटाओगे, एक भागी हुई लड़की को मिटाओगे उसके ही घर की हवा से, उसे वहां से भी मिटाओगे उसका जो बचपन है तुम्हारे भीतर। वहां से भी मैं जानता हूं कुलीनता की हिंसा, लेकिन उसके भागने की बात याद से नहीं जाएगी पुरानी पवन चिक्कियों की तरह। वह कोई पहली लड़की नहीं है जो भागी है, और ना वो अंतिम लड़की होगी। अभी और भी लड़के होंगे और भी लड़कियां होंगी जो भागेंगे मार्च के महीने में। लड़की भागती है जैसे फूलों गुम होती हुई, तारों में गुम होती हुई, तैराकी की पोशाक में दौड़ती हुई खचाखच भरे जगरमगर स्टेडियम में। अगली है, अगर एक लड़की भागती है तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि कोई लड़का भागा हो। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिनके साथ वो जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। महज जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। तुम्हारे उस टैंक जैसे बंद और मजबूत घर से बाहर लड़कियां काफ़ी बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें ये इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम उसकी संभावना की भी तस्करी करो। वह कहीं भी हो सकती हैं, गिर सकती हैं, बिखर सकती है, लेकिन वह खुद शामिल होंगी सब में। गलतियां भी खुद ही करेंगी, सब कुछ देखेंगी शुरू से अंत तक, अपना अंत भी देखती हुई जाएंगी, किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेंगी। अगली है, लड़की भागती है जैसे सफ़ेद घोड़े पर सवार, लालच और जुएं के आर पार जर्जर दुल्हों से कितनी धूल उठती है। तुम जो पत्नियों को अलग रखते हो वेश्याओं से और प्रेमिकाओं को अलग रखते हो पत्नियों से, कितना आतंकित होते हो
जब स्त्री बेखौफ भटकती है, ढूंढती हुई अपना अस्तित्व एक ही साथ वेश्याओं और पत्नियों और प्रेमिकाओं में। अगली और अंतिम, कितनी कितनी लड़कियां भागती हैं मन ही मन, और अपनी रग जगह अपनी डायरी में सचमुच की भागी लड़कियों से उनकी आबादी बहुत बड़ी है। क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी? क्या तुम्हारी रातों में एक भी लाल मोरम वाली सड़क नहीं? क्या तुम्हें दाम्पत्य दे दिया गया? क्या तुम उसे उठा लाए अपनी हैसियत, अपनी ताकत से? तुम उठा लाए एक ही बार में एक स्त्री की तमाम रातें, उसके निधन के बाद की भी रातें। तुम नहीं रोए पृथ्वी पर एक बार भी किसी स्त्री के सीने से लगकर। सिर्फ आज की रात रुक जाओ, तुमसे नहीं कहा किसी स्त्री ने। सिर्फ आज की रात रुक जाओ, कितनी कितनी बार कहा कितनी स्त्रियों ने दुनिया भर में। समुद्र के तमाम दरवाजों तक लौटती हुई आई वे। सिर्फ आज की रात रुक जाओ, और दुनिया जब तक रहेगी सिर्फ आज की रात भी रहेगी। ये कविता आप सुन रहे थे आलोक धनवा जी की। ऐसी ही बहुत सारी कविताएं आप सुनेंगे आज विदूष पैटर्न के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर। पितृसत्ता से मुठभेड़ करती हुई सिर्फ कविताएं ही नहीं, लेख भी, चित्रकारी भी। तो सुनिए और मुठभेड़ करते रहिए पितृसत्ता से, तभी बदलाव हम सबके भीतर है, लेकिन वो बदलाव तभी समाज में आ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बड़ी धैर्यता के साथ मुझे सुना। नमस्कार, और बने रहिए विदूष पैटर्न फेसबुक पेज के साथ। और आज निवेदिता मेनन के साथ एक शाम को खास बातचीत भी डॉक्टर रश्मि रावत जी करेंगी, तो उस बातचीत में भी शामिल होइए। बहुत कुछ नया हम सीख सकेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो जीवन में भी उतार सकेंगे। एक बार फिर धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सीवी सिंह है और मैं विद्या सिंह की बेटी हूँ। और मेरी मेंटोर, जिनको मैं अपना मेंटोर मानती हूँ, वो हैं डॉक्टर कामिनी रावत, जिन्होंने मुझे जीवन के उद्देश्य और मूल्य दिए। मैं उनसे नित्य नूतन कुछ नया सीखने का प्रयास करती रहती हूँ, जो कि विद्योत्तमा दीदी की माँ हैं। और विदु दीदी भी मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जो भी मूल्य रहे हैं, उनको मैं अपने जीवन में साक्षात्कार भी करना चाहती हूँ और उन्हें आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ। तो इसी पितृसत्ता से दूर मानवता की ओर मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैं भी कुछ कविताओं का पाठ करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहली कविता है सहरा करीमी की लिखी हुई, जो कि अफ़गानिस्तान की एक फिल्म निर्देशक हैं। ये कविता उन्होंने बहुत ही दर्द भरे अंदाज में लिखी है और मैं उनकी इस आवाज़ में खुद को शामिल करते हुए ये उम्मीद करती हूँ और इस उम्मीद के साथ आप तक ये कविता पहुँचा रही हूँ कि आप भी उनकी इस मुहिम में शामिल होंगे। तो उनकी सहरा करीमी जी की कविता है, जब बोलने का वक्त होता है हम चूक जाते हैं, जिसका अनुवाद किया है सुभाष राय ने। तो लीजिए प्रस्तुत है। जब उन्होंने ऐलान किया कि लड़ाई खत्म हो गई है, लोग घबराकर हवाई अड्डों और पड़ोसी देशों की सरहदों की ओर भागने लगे। वे समझ गए कि अब युद्ध शुरू हो गया है। जब उन्होंने यकीन दिलाने की कोशिश की कि औरतों को काम पर जाने की आज़ादी होगी, बच्चियों को स्कूल जाने से नहीं रोका जाएगा, तब सबसे ज़्यादा डर लगा औरतों को। सहरा करीमी की आवाज़ दुनिया के कानों तक पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच चुके थे हत्यारे। सेना ने बिना लड़े हथियार डाल दिए। राष्ट्रपति जान बचाकर निकल भागे। जो नहीं भाग पाए, उन्होंने तलवारों की मर्जी के आगे सिर झुका दिए, कोड़ों के सामने पीठें लगा दी। करीमी की आवाज़ में दर्द था, बिल्कुल वैसा ही जैसे उस कलाकार की आवाज़ में था जिसकी गर्दन कुछ ही पलों पहले उतार ली गई, जैसा उस कवि के मुक्त गान में था जिसे अभी अभी फांसी पर लटका दिया गया। वे लड़ना चाहती थीं, उन्होंने अपने 20 सालों की खातिर। उन्हें उम्मीद थी लोग बर्बरों के विरुद्ध निकलेंगे, कट कट कर जूझेंगे तलवारों से।
वे हैरान हैं कि दुनिया इस तरह खामोश क्यों है। अक्सर जब बोलने का वक्त होता है हम चूक जाते हैं और जब ऐसा होता है हम तालिबान को न्योता दे रहे होते हैं। और इसी क्रम में आगे मैं कात्यायनी जी की कविता पढ़ने जा रही हूँ, इस स्त्री से डरो। यह स्त्री सब कुछ जानती है, पिंजरे के बारे में, जाल के बारे में, यंत्रणा ग्रहों के बारे में। उससे पूछो, पिंजरे के बारे में पूछो, वह बताती है नील अनंत में विस्तार में उड़ने के रोमांच के बारे में। जाल के बारे में पूछने पर गहरे समुद्र में खो जाने के अपने सपने के बारे में बातें करने लगती है। यंत्रणा ग्रहों की बात छिड़ते ही गाने लगती है प्यार के बारे में एक गीत। रहस्यमय है इस स्त्री की उलट बासियाँ, इन्हें समझो, इस स्त्री से डरो। और जब मैं ये वाली कविता मुझे मिली तो उसी के साथ में एक चंद लाइनों की कविता और मुझे मिली जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, और उस कविता का नाम है बेहतर है। कि मौत की दया पर जीने से बेहतर है, मौत की दया पर जीने से बेहतर है जिंदा रहने की ख्वाहिश के हाथों मारे जाना, जिंदा रहने की ख्वाहिश के हाथों मारे जाना। ध्यान दीजिए, मौत की दया पर जीने से बेहतर है जिंदा रहने की ख्वाहिश के हाथों मारे जाना। अब मैं अंतिम कविता पढ़ने जा रही हूँ जिसको सावित्री राजीवन ने लिखा है, बहाली, जिसका अनुवाद किया है राजेंद्र थोपड़कर ने। तो इसको हम ध्यान से सुनेंगे और ये देखेंगे कि पितृसत्ता में ऐसा नहीं होता है कि महिलाएं ही शिकार हों, पुरुष भी हो सकते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि शहर में मेरी बहाली जो जेलर के पद पर हुई है, आकाश से और धरती से शिक्षकों ने और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, बढ़ती जाए कैदियों की तादाद। भविष्यवाणी और शुभेच्छाओं को पूरा करते हुए इस गर्मी में पीपल के नीचे खड़ी मैं कैदियों की निगरानी करती हूँ। स्कूल से लौटते हुए बच्चे की तरह मैं सारी भाषाएं भूल चुकी हूँ। बारिश की ताल, लोरी का राग दरवाजों के बाहर है, आंगन में झरे हुए फूल और चिड़िया स्मृति के पार है। दिवा स्वप्नों और सहानुभूति से भरी आंखें चश्मे के पीछे सूख चुकी हैं। कुछ बचा नहीं है खिलने को, खेतों में उगाने को कुछ नया नहीं है। शहर में मेरी बहाली जेलर के पद पर हुई है। पहाड़ की चोटी पर एक घर, जलने के लिए एक पड़ोसी, पालने के लिए एक बिल्ला। दिल का सबसे नया मॉडल शोकेस में, ध्यान दीजिएगा कि दिल का सबसे नया मॉडल शोकेस में, नया खरीदा रेफ्रिजरेटर, बच्चों की कोमल टांगें और पति के पंख रखने के लिए। अब जेल की चाबी रखने के लिए मैं एक बक्सा बना रही हूँ, 7 खानों वाला एक बक्सा। शहर में मेरी बहाली जेलर के पद पर हुई है। धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना, और साथ ही मिलते हैं आज शाम 6 बजे निवेदिता मैम को सुनने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रुद्रा बिष्ट है। विदुष बैटन फेसबुक पेज के माध्यम से पेट्रियार्की से आज़ादी के साथ बिताने की मुहिम में मैं अपनी कविता द्वारा योगदान देना चाहती हूँ। इसी पहल में आज मीना किशोर कमाल द्वारा लिखित कविता मैं कभी पीछे नहीं लौटूंगी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रस्तुत है कविता मैं कभी पीछे नहीं लौटूंगी। मैं वह औरत हूँ जो जाग उठी है अपने भस्म कर दिए गए बच्चों की राख से। मैं उठ खड़ी हुई हूँ और बन गई हूँ एक झंझावार। मैं उठ खड़ी हुई हूँ अपने भाइयों की रक्त धाराओं से। मेरे देश के आक्रोश ने मुझे अधिकार समर्थ बनाया है। मेरे तबाह और भस्म कर दिए गाँव ने दुश्मन के खिलाफ नफरत से भर दिया है। मैं वह औरत हूँ जो जाग उठी है, मुझे अपनी राह मिल गई है और कभी पीछे नहीं लौटूंगी। मैंने अज्ञानता के बंद दरवाज़ों को खोल दिया है। मैंने सोने की हथकड़ियों को अलविदा कह दिया है। ऐ मेरे देश के लोगों, मैं अब वह नहीं जो हुआ करती थी। मुझे अपनी राह मिल गई है और कभी पीछे नहीं लौटूंगी।
मैंने देखा है नंगे पांव मारे मारे फिरते बेघर बच्चों को। मैंने मेहंदी रचे हाथों वाली दुल्हन को देखा है मातमी लिबास में। मैंने जेल की ऊंची दीवारों को देखा है निगलते हुए आज़ादी को अपने मर भुक्के पेट में। मेरा पुनर्जन्म हुआ है आज़ादी और साहस के महाकाव्यों के बीच। मैंने सीखे हैं आज़ादी के तराने आखिरी सांसों के बीच, लहू की लहरों और विजय के बीच। ऐ मेरे देश के लोगों, मेरे भाई, अब मुझे कमज़ोर और नकारा न समझना। अपनी पूरी ताकत के साथ मैं तुम्हारे साथ हूँ अपनी धरती की आज़ादी की राह पर। मेरी आवाज़ घुल मिल गई है हज़ारों जाग उठी औरतों के साथ। मेरी मुट्ठियाँ तनी हुई हैं हज़ारों अपने देश के लोगों के साथ। तुम्हारे साथ मैंने अपने देश की ओर कूच कर दिया है, तमाम मुसीबतों की गुलामी की तमाम बेड़ियों को तोड़ डालने के लिए। ऐ मेरे देश के लोगों, ऐ भाई, मैं अब वह नहीं जो हुआ करती थी। मैं वह औरत हूँ जो जाग उठी है। मुझे अपनी राह मिल गई है और मैं अब कभी पीछे नहीं लौटूंगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका। मैं नानक दत्ता पब्लिक स्कूल की कक्षा 11वीं की लर्नर हूँ। विदुष बैटन की पितृसत्ता अब और नहीं मुहिम के लिए मैंने एक कविता लिखी है जो कि कुछ इस प्रकार है। कविता का शीर्षक है तुम्हें बचाना। कहीं किनारे सड़क के तड़पती मछली की तरह फड़फड़ा रही एक देह। नादानी में कुछ नादानों की गई नादानी थी वह। यह नादानी पहली बार नहीं, होती है हर रोज कहीं, होती है हर रोज वहीं जहाँ जन्म लेती है लड़की कोई। प्रकृति के बनाए भेद को बदल दिया भेदभाव में, मार दी करोड़ों लड़कियां इंसानियत के अभाव में। कहते हैं सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पितृसत्ता का आशीर्वाद है बेटों को, तभी तो उनके लिए ऐसा कहीं सुना बताओ। पर मैं कहती हूँ बचाना बेटियां बाद में, पहले अपने इंसान का दर्जा अपनी इंसानियत बचाओ। कब तक यह पितृसत्तात्मक सोच बनाती रहेगी हमें तंदूरी बिस्किट? कब तक गुंडों से बचाने आते रहेगा हीरो? इसीलिए तो कहती हूँ आओ पितृसत्ता को खत्म करें। मैं भी रहूं इंसान की जिंदगी, तुम भी रहो आजादी से। फिर न पड़ेगी जरूरत मुझे खिलौना समझकर उठाने की, न पड़ेगी जरूरत कमजोर समझकर बचाने की, न पड़ेगी जरूरत 6 साल के भाई को 20 साल की दीदी को लेने जाने की, न पड़ेगी जरूरत औरतों को पितृसत्ता अपने बच्चों को सिखाने की, न पड़ेगी जरूरत बिना दर्द का मर्द बन जाने की, न पड़ेगी जरूरत पितृसत्तात्मकता को बढ़ाने वाली औरत बनाने की। न चाहते हम तुमसे कंधा मिलाना, क्योंकि हमारे कंधे पहले से ही बहुत ऊंचे हैं। बस चाहते हैं दौड़ शुरू होने से पहले लकीर पर बराबर कदम रखना, ठीक उंगलियों की तरह जो एक जैसी नहीं होती पर बराबर होती है। यह लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, लड़ रहे हैं हम तुम्हारे लिए भी, ताकि बदल न जाए संज्ञा तुम्हारी इंसान से हैवान में, रह न जाए इज्जत तुम्हारी कामचोर की पहचान में, रह न जाओ इतने गधे की सब्जी काटना न आए, हो न जाओ इतने ऊंचे की बिन टूटे झुकना न आए, हो न जाओ बॉस की नौकर ऐसे की बच्चे संग खेलना न आए, हो न जाओ इतने कठोर की प्यार का मलहम काम न आए। छोड़े बनना पति परमेश्वर, आओ जीवन साथी बन दिखलाएं, ऑफिस आए बीवी तो रोटी बनाकर उसे खिलाएं, मिटाएं उन तमाम बंदिशों को और हमें कीड़े से और तुम्हें हैवान से इंसान बनाएं। बचाए बेटियां बाद में, पहले पितृसत्तात्मक सोच वालों को समझाएं बुझाएं। दे बराबरी का अधिकार सभी को, रक्षा का धागा दोनों बांध पाएं। आओ बदले व्यवस्था को ताकि समाज खुद ही बदल जाए। संविधान के मूल्य अपनाएं, आओ इन नादानियों से निजात पाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है रिया। मैं नानक दत्ता पब्लिक स्कूल की कक्षा 11वीं की शिक्षार्थी हूँ। आज 4 अक्टूबर को विदुष बैटन के पितृसत्ता और नहीं मुहिम के नाम पर मैंने एक कविता लिखी है जो कुछ यूं है। लौटती हो तुम घर किताबों का भारी बस्ता टांगे अपने कंधों पर, आते ही चली जाती हो किचन में, खाने के बाद धोती हो बर्तन। बैग से टिफिन निकालना मत भूल जाना, वरना सुननी पड़ेगी 2-4। जानती हूँ अब तुम्हारे पढ़ने का समय है, जैसे ही किताब खोलती हो बुला लेता है कोई न कोई तुम्हें, मजबूरी में जाना पड़ता है तुम्हें भी। वापस लौटती हो कमरे में, हाथ में लेती हो किताबें, खेलती हो शब्दों से, तैरती हो सपनों के समंदर में। अब भर गया है मन तुम्हारा, जाना चाहती हो खुली हवा में। तुम्हारा भी मन करता है दोस्तों के साथ खेलने जाने का,
कदम घर से बाहर रखते ही घेर ली जाती हो नजरों में। तुम्हें अच्छे घर की बेटी होने का एहसास कराया जाता है। कर्फ्यू लगा दिया जाता है तुम्हारी रातों में। आवाज और सपने तुम्हारे कैद कर लिए जाते हैं व्यवस्था के पिंजड़े में। देखती रहती हो तुम अनिमेष होती हुई अपने सपनों की नीलामी। ये ठेकेदार हैं अपना जमीर बेचे हुए। तुम धधकती हो भीतर ही भीतर, छुपा लेती हो उठते धुएं को। फिर खुद से ही लड़ती हो, दो दुनिया में झूलती हो तुम। सपनों के संसार से जब गिरती हो इन ठेकेदारों के समाज में, टूटकर बिखर जाती हो तुम। हर पल संघर्ष करती हो, एक सिपाही सी क्यों लगती हो मुझे, और किसी से नहीं खुद से ही झगड़ती हो तुम। मुझ जैसी ही मुझे क्यों लगती हो तुम प्रिय, तुम जैसी ही क्यों लगती है मुझे सारी महिलाएं। क्यों सुनती चली जाती हैं वो बातें जिनसे हैं वो नागवार। पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी आना चाहिए। ससुराल जाकर हमारी बेइज्जती कराएगी क्या? हमारी नाक कटे, कभी ऐसा काम मत करना। लड़कियों की इज्जत लोगों के हाथों में होती है। हर बात पर जिद करना बंद कर दे अब। लड़कियों जैसे काम और तौर तरीके भी सीख ले। लड़की होते हुए भी एक लड़की जैसा होना जरा मुश्किल है, एक लड़की जैसा दिखाई देना। क्या तुम वो नहीं सोचती जो बात मुझे कचोटती है दिन रात, घुटन से सोने नहीं देती और हर दम लड़ती है मुझसे। नींद तो तुम्हें भी नहीं आती, सांस तुम्हारी भी रुक जाती है, लड़ती हो तुम भी खुद से। ठीक वैसे ही जैसे तमाम शानो शौकत के बावजूद तड़पती है हर औरत, तड़पती हो तुम हर औरत में। सोचती हो ये बंदिशें छोड़ पाती, काश मैं ये जंजीरें तोड़ पाती, जिससे मुझे खुशी मिले, सुकून मिले, अपनी मर्जी का हर वो काम कर पाती। काश काश मैं सब कुछ बदल पाती, इस दुनिया को जीने लायक बना पाती। शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूँ कृति अटपाल। मैं नानक मत्ता पब्लिक स्कूल की कक्षा 11वीं की शिक्षार्थी हूँ। आज 4 अक्टूबर को विदूष बैटन की पितृसत्ता अब और नहीं मुहिम के नाम मैंने एक कविता लिखी है जो इस प्रकार है। मर्दों की इस दुनिया में वो केवल एक खिलौना है, कुचल दिया पैरों से जिसको ऐसा एक बिछौना है। वो एक प्यारी बेटी है जो पिता का रौद्र रूप सहती है। वो एक छोटी बहन है जो बड़े भाई का महज एक खिलौना है। वो एक बड़ी बहन है जो सुनती है छोटे भाई की, दर्द झेलती है इतना जितना गाय कसाई की। घर की 4 दीवारी से जब वो बाहर निकलती है, वर्तमान का इंद्रधनुषी झूला केवल कुछ पल ही झूलती है। तब हर नुक्कड़ पर खड़े पिशाचर यूं तिलमिला देते हैं रूह को कि अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठने लगते हैं। समाज के कायदों की नुमाइंदगी भी तो वही करती है, हर नियम कानून को बनाए रखने का ठेका भी उसी का है। इसलिए समाज उसे कदम आगे बढ़ाने से पहले ही मीलों पीछे कर देता है। वो फिर हर जायज कोशिश करती है, आगे बढ़ती भी है, पर मर्दों की इस दुनिया में व्यवस्था की बनावट में उसकी दृढ़ता को तोड़ने का हर इंतजाम है, उसे बेड़ियों में जकड़ने का पूरा आयोजन है। अतीत के ओझल अंधियारे को फिर वो पीछे छोड़ देती है, एक नई दुनिया सजाने के फिर वो नए सपने संजोती है। भूल जाती है वो कि दुनिया भरी पड़ी है बाजों से, फिर कर बैठती है वो गलती पौरुष को प्यार समझने का। अब मांग उसकी पर सिंदूर किसी और के नाम का, गला उसका मंगलसूत्र किसी और के नाम का, देह उसकी पर वह प्रॉपर्टी किसी और की, वक्त उसका पर उसका हर पल दुनिया वालों का। परोस देती है वो अपनी रूह भूखे भेड़ियों के आगे, और वो बदले में छीन लेते हैं उससे उसी की पहचान। यूं ही जीना आदत पड़ जाती है, चूना करना उसका फर्ज, पर हर व्यंग हर फक्ति यूं उसके हर समझौते पर तंज कसती है, और वह खिलखिलाकर खुद ही उस पर हंस देती है। मर्दों की इस दुनिया में वो महज पितृसत्ता की पहरेदार बन रह जाती है। उसके बिना ये मानव बस्ती की कल्पना भी नामुमकिन है, पर उसका पैदा होना कई लोगों के लिए मात्र एक कलेश। बेटी को बचाने और उसे पढ़ाने के नारे लगाने या किताबें पढ़ने से विचार बदलते तो बात ही क्या थी। बस इतना कह देना कि हम तो कोई भेदभाव नहीं करते, अगर पर्याप्त होता तो यह दुनिया अन्यायपूर्ण न होकर आदर्श लोक न होती। आजादी या बराबरी मर्दों की प्रॉपर्टी थोड़ी ही है, जो उसका कुछ हिस्सा औरतों के नाम कर दे वो है उतना ही हिस्सा उनका भी जिसे दिया नहीं गया कभी। अब छीनना ही पड़ेगा, ये है जो हमारा ही। मैं तो पकड़ ही नहीं पाता उन शब्दों को, अगर वो औरतें आंसू नहीं निकालती।
मैं तो समझ भी नहीं पाता उन शब्दों को अगर वो औरतें नहीं चिल्लाती। मैं तो बना ही नहीं पाता उन शब्दों को अगर वो औरत अपने भीतर से वर्ण ही नहीं निकालती। एक मर्द का गुनगुनाना 10 महिलाओं की खरोंचों से तेज था, और मैं तो पढ़ भी नहीं पाता उस परिभाषा को अगर पितृसत्य के स्तंभ से महिलाएं निकल जाती। वह औरतें अपनी बुलंदी को पुरुष मान चुकी हैं, पुरुष के धर्म को अपना कर्म मान चुकी हैं, वह पुरुष की गलतियों के नियम पर फंस चुकी हैं। जो सुई समाज की यह परत बुन रही है ना, उस सुई पर अब जंग लग चुकी है। जब महिलाओं पर उम्मीद खोजता हूँ तो समाज का संविधान सामने आता है। जब औरतों पर हक खोजता हूँ तो समाज का सम्मान सामने आता है। न्याय खोजते खोजते थक जाता हूँ, जब मिल जाता है तो समाज का बलिदान सामने आता है। टाइट साड़ी देते हैं पुरुष उनको ताकि सड़क पर चलते वक्त कदम ज्यादा ना खोले। वाहियात घूंघट दे देते हैं ताकि दर्द अंदर भर ले लेकिन एक भी शब्द ना बोले। एक अदृश्य जंजीर उन पर सवार देते हैं वो, ताकि समाज पर बस पितृसत्य की डोर पर ही डोले। पुरुष के कदमों की छाप पर चलने की आदत है महिलाओं को, तभी तो समाज में दिखती नहीं। पुरुष की परछाई के अंधेरे में घुल जाती हैं, तभी तो संवाद में बिकती नहीं, क्योंकि डर जाती है, अंदर ही अंदर शब्दों से भर जाती है, फिर उन शब्दों के भार से गिर जाती है, तभी तो समाज में उड़ती हुई दिखती नहीं। वो रो रही थी उन दानवों के गुनगुनाने में, कोई स्वाद ले रहा था गुटखा तो कोई चना। हक ढूंढने की सीढ़ी तोड़ दी थी पुरुषों ने, हर दरवाजा हो गया था औरतों के लिए मना। आज तक मैं समझ नहीं पाया उन आंसुओं की कीमत को, शायद इसलिए क्योंकि उस कीमत को नापने के लिए आज तक कोई यंत्र ही नहीं बना। हेलो दोस्तों, मैं शीतल आरंभ से विदुष बैटन फेसबुक पेज पितृसत्ता अब और नहीं कार्यक्रम के तहत विदुष बैटन ने पितृसत्ता से मुठभेड़ करती कविताओं की वीडियो रिकॉर्डिंग रचनाओं को आमंत्रित किया है, जिसमें एक मेरी कविता भी इस प्रकार है जिसे मैं आपके सामने सुनाना चाहती हूँ। तो ये रही मेरी कविता। समाज के ताने बाने क्यों बनाए हैं तुमने, पता है हमें। सत्ता में बैठे तुम कब तक महिला को कमाओगे। कितना छलावा किया है तुमने संस्कार के नाम में, रीति रिवाज दान पुण्य सब लड़की के हिस्से लिखा तुमने। सुना है तुम बड़े दानी हो, दान क्यों नहीं दे देते अपने बेटों को। कितने सज्जन पुरुष तुम, घर की इज्जत स्त्री के मत्थे मढ़कर, और करो तुम कुछ भी, हाय तुम्हारी पितृसत्ता। करा भी लेते हो सब काम, दासी तो बनाते ही हो तुम। रानी बनाकर रखूंगा कहकर अपने किस पितृ रूप को दिखाना चाहते हो। शादी में लड़की के साथ तुम्हें उपहार भी महंगे चाहिए, छोटी सी गलती के भी ताने 1000 तुम देते। गजब की ताकत है तुम्हारी, सब करके भी करती क्या हो तुम। दिन भर घर का काम, रात को तुम्हारी जबरदस्ती, कब तक समझोगे संपत्ति अपनी। वह भी इंसान है भाई, वह भी सहमति विरोध जताना जानती है। तुम शैतान बनकर क्यों उसके ऊपर सवार होना चाहते हो। जो भी था तुम्हारा पितृसत्तात्मक ढांचा, अब उससे बाहर झांक कर देखो। सड़कों में है नारी, देर रात तक छोटे कपड़े, डिस्को बार, घर से बाहर रहेगी लड़की। सच में बड़े भले हो तुम, रेप बलात्कार कर जिंदा जलाते हो। कोई इंसान नहीं हैवान हो। तर्क हर बार वही, देर रात अकेले घूम रही थी, लड़का दोस्त था। भले तुम क्या जताना चाहते हो। जो भी था अब बाहर निकलेगी महिला, साजिशों के बंधन तोड़कर पितृसत्ता के बेबुनियादी ढांचे को उखाड़ फेंकेगी वह। यह तुम्हारी मनमर्जी अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राधा पोखरिया और मैं साझा करने जा रही हूँ अपनी एक स्वरचित कविता जो कि इस प्रकार है। खुशखबरी लड़की हुई है, क्या लड़की हुई है जी, अम्मा जी ने हाथ में पकड़ी हुई है। मुंह में सन्नाटा और आंखों में नमी थी। हे भगवान, क्या अब तक मेरी कोख में एक लड़की पली थी। कोई खुश तो कोई दुखी था घर घर, बिन बाप की मौजूदगी के ही हो गया नामकरण। कभी घुटने तो कभी पैरों में चली थी, हर इंसान की तरह वह भी लड़खड़ाई और फिर गिरी थी। छुटपन से बढ़ घर से स्कूल गई थी,
खेल खेल में तरल पसीने से वो भी भीगी थी। जैसे जैसे दिमाग व शरीर से वो बढ़ने लगी थी, वैसे वैसे समाज और परिवार की आंखों में धूल भी जमने लगी थी। उस धूल से आंखों का देखा कुछ नहीं जाता, पर कानों सुनी बातों से चरित्र माप लिया जाता है। तेरा दोस्त लड़का है ना? हाँ माँ, मेरा दोस्त लड़का भी है। अब पितृसत्तात्मक समाज इस बात में भी बहुत भड़का है। पढ़ाई करो जमकर, पर ये मत भूलो घर का काम भी लड़कियों का श्रृंगार होता है। हर किसी पर भरोसा मत करो, अजी ये भी बताया जाता है। हर बात घर में न बता पाने की आदत उन्होंने डाली और कसूरवार हमें ठहराया जाता है। गुस्से से उनके मुंह से कभी कभी यह भी निकल जाता, काश तू हमें नसीब न होती तो हमारी खुशियों का पिटारा हमें तभी मिल जाता। तू छोटे कपड़े मत पहन, वो तुझे बुरी नज़र से देखता है। देखा ना, गलत उसकी नज़रों को नहीं, मेरे कपड़ों को ही ठहराया जाता है। अब पितृसत्तात्मक समाज की बातें यह भी कहती हैं, लड़कियां हाथों की रेत होती हैं, फिसल गई तो फिर नहीं आती। अजी हम रेत तो वो लड़की किस मिट्टी के बने हैं? गलत, सिर्फ हम गलत तो ये कायदे कानून ही क्यों बने हैं? बराबरी का हक मांगने लगा तो प्यार जताया जाता है। ये प्यार भरा अत्याचार क्यों बार बार किया जाता है? कई खून से लथपथ सड़कों में भी पड़ी थी, पर फिर गलत उन दरिंदों की हरकत नहीं, गलत तो वही थी। भाई की रोक ने, पापा की टोक ने उसे इतना मार दिया कि सच बोलने पे भी वह डरपोक बन गई थी। भाई के रोक को संस्कार बताया, पापा की टोक को प्यार बताया। अब तो बस प्यार के झूठे नकाब को हटाना है, पितृसत्ता की दीवार को तोड़ सच को सामने लाना है। शुक्रिया। जय हिंद। मैं शाइना समानता और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदु बॉटन फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ इस महीने की 4 तारीख को हम अपना योगदान दे रहे हैं और हमारा विषय है पितृसत्तात्मकता। पितृसत्ता को हटाने के लिए हम इस 4 को अपना पूरा दिन समर्पित कर रहे हैं और पितृसत्ता को हटाने के लिए हम अपनी तरफ से अपनी मनचाही कविता और चित्रकारी को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं अपना एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कि मैंने गूगल से लिया है। तो मुझे इनके राइटर का नाम नहीं पता, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि ये मैंने गूगल से लिया है। इसका टाइटल है लड़कियों के बाप, यानी इसका शीर्षक है लड़कियों के बाप। लड़कियों के बाप वे अक्सर वक्त के कुछ बाद पहुंचते हैं, हड़बड़ाए हुए, बदहवास, पसीने पसीने, साइकिल या रिक्शे से अपनी बेटियों और उनके टाइपराइटरों के साथ, करीब करीब गिरते उतरते हुए। जो साइकिल से आते हैं वह गेट से बहुत पहले ही पैदल आते हैं। उनकी उम्र 55 से 60 के बीच में है और उनकी बेटियों की 18 से 25 की, और टाइपराइटरों की उम्र उनके लिए दिए गए किराए के अनुपात में है। क्लर्क टाइपिस्ट की जगह के लिए इंटरव्यू चल रहा है। सादा घरेलू और बेकार लड़कियों के बाप। सादा घरेलू और बेकार लड़कियों के बाप अपनी बच्चियों और टाइपराइटरों के साथ पहुंचते रहते हैं। लड़कियां जो हर इम्तिहान की किसी तरह से पास कर लेती हैं। दुबली पतली, बड़ी मुश्किल से कोई जवाब दे पाने वाली लड़कियां, अंग्रेजी को अपने अपने ढंग में गलत बोलने वाली लड़कियां, किसी के चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, हर एक के सीने सपाट, कपड़ों पर
दाम और फैशन की चमक नहीं है। धूल से सने हुए दुबले चिड़ियों जैसे सांवले पंजों में पुरानी चप्पल। इम्तिहान की जगह हर बड़े टाइपराइटर मैली चादरों में बंधे हुए हैं। उठा ले जाए बाप। लड़कियां अगर दबे स्वर में मदद के लिए कहती भी हैं तो आज के विशेष दिन और मौके पर उपयुक्त प्रेम भरी झिझकी से मना कर देते हैं। 11 किलो की वजन और दूसरी मंजिल तक पहुंचाते हुए हाफते हुए इम्तिहान के हाल में वे ज्यादा रुकना नहीं चाहते। घबराए हुए वगैरह कहते हुए, लेकिन किसी भी जानकारी के लिए चौकन्ने, जब तक कि कोई चापलूस या बाबू तंग आकर झिझकते हुए बाहर न कर दे। तिस पर भी वह उन्हें हाथ जोड़कर बाहर जाते हुए बाबूजी करते हैं। पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि डिप्टी कौन से देश का है, कौन सी जाति का है, कौन जांचेगा पर्ची, कौन बैठेगा इंटरव्यू में। बड़े बाबू और अफसरों के पूरी नाम और पते पूछते हुए कौन जानता है कोई बिरसादी निकले या दूर ही जान पहचान का निकले या अपने शहर अपने मोहल्ले का निकले। उन्हें मालूम है यह चीज कैसे होती है। मुमकिन है कि वह चाय पीने जाएं और जाते वक्त मुलाकात हो जाए, मुलाजिमों के साथ हो या फिर पैसे का मौका मिल जाए। अपनी बच्ची के लिए चाय और कोई खाने की चीज की तलाश के बहाने वो बाहर निकला। अपने आधे अश्लील इरादों, सुलझावों और मजाकों को सुना अनसुना कर अनजान की तरह हंसने लगा। इस दफ्तर में लगे हुए या मुल्क के बाहर बसे हुए अपने बड़े रिश्तेदारों का जिक्र करते हुए वह हर आदमी आने वाली लड़की से वादा लेते हैं कि वह लौटकर आएंगे तो अपने साथ अपनी बहनों को बताएंगे कि क्या पूछा, और उसके बाहर आने पर उन्हें घर लेंगे और उनकी उदासी से थोड़े खुश होकर थोड़े दुखी होकर उसे ढांढस बंधाएंगे। अपनी अपनी चुप और पसीने पसीने निकलती लड़कियों को अपनी अस्थाई सहेलियों और उनके पिताओं के सवाल के बाद कुछ दूर ले जाकर तसल्ली देती हैं। तू फिक्र मत कर बेटा, बहुत मेहनत की है तूने इस बार। भगवान करेगा तो तेरा ही होगा और किसी का नहीं। और लड़कियां सिर नीचा किए हुए अपने कहती हैं, पापा अब चलो। लेकिन आखिरी लड़की के निकल जाने तक उनमें से कोई नहीं जाता। उनके बाद ही जब इंटरव्यू लेने वाले अफसर अंग्रेजी में मजाक करते हुए बाथरूम से लौटकर अपने अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं, तब तक वह खड़े रहते हैं। जैसे भी होगा
रिजल्ट बाद में घर भिजवा दिया जाएगा, बता दिया जाने के बावजूद किसी और आदमी की उम्मीद करते हुए जो सिर्फ एक आशा ही दे दे, उसका इंतजार। ऑफिस फिर ऑफिस ही की तरह काम करने लगता है। फिर भी यकीन न करने पर उन्हें धमका दिया जाता है। मुड़ मुड़कर पीछे देखते हुए वह उतरते हैं भारी टाइपराइटर और मन के साथ जो आए थे रिक्शों पर वह जाते हैं दूर तक पैदल। फिर से रिक्शे की तलाश में बीच बीच में चादर में बंधे टाइपराइटर को फुटपाथ पर रखकर सुस्काते हैं। ढ्योंढा किराया मांगते हुए रिक्शे वाले और जमाने के अंधेर पर बड़बड़ाते हुए फिर अपनी लड़की का मुंह देखकर चुप हो जाते हैं। जिनकी साइकिलें दफ्तर के स्टैंड पर हैं, वह बांधते हैं टाइपराइटर को सावधानी के साथ। स्टैंड वाला देखकर देखता रह जाता है। नीची निगाह वाली लड़कियां जो पिता के साथ ठंडे पानी की मशीन वाले से 5 पैसे गिलास पानी पीती है और इमारत के अहाते से बाहर बैठती है साइकिल पर सामने दूर से वह अपने पिता की गोद में बैठी जाती हुई लगती है। This poem is about being mansplained, which means when somebody talks to you in a condescending or patronizing manner, generally because you're a woman and you don't know better. It's called Differences of Opinion by Wendy Cope. He tells her that the earth is flat. He knows the facts, and that is that. In altercations fierce and long, she tries her best to prove him wrong. But he has learned to argue well. He calls her arguments unsound and often asks her not to yell. She cannot win, he stands his ground. The planet goes on being round. Vidhu Didi was like the sister I never had. Ever since I met her, she continued to inspire me, and everything she did or said always inspired me, and she was the perfect role model to me. Daddy by Sylvia Plath. You do not do any more black shoe, in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or achoo. Daddy, I have to kill you. You died before I had time. Marble heavy, a bag full of God. Ghastly statue with one great toe, big as a Frisco sea, and a head in the freakish Atlantic, where it pours being green over blue, in the waters of beautiful nausea. I used to pray to recover you. Achoo, duh. In German tongue, in Polish towers, scraped flat by the roller of wars. But the name of the town is common, my Polak friend. Says there are dozen or two, so I never could tell where you put your foot, your root. I never could talk to you. The tongue stuck in my jaw. It stuck in a barbed wire snare. Itch. I could hardly speak. I thought every German was you, and the language obscene. An engine, chuffing me off like a Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen. I began to talk like a Jew. I think I may well be a Jew. Hello everyone, I'm Utkarsh, Vidhu's Pattern in Search of Equality Facebook page and YouTube channel
is commemorating 4th October to spread the spirit of patriarchy no more, and all of us want to grow in an equal society. Hoping for that, I am reciting this poem of Mary Angelou. You'd clearly see me dimly through a glass which will not shine, though I stand before you boldly, trimming rank and marking time. You too own to hear me faintly as I whisper out of range, while my drums beat out the message and the rhythms never change. Equality and I'll be free, equality and I'll be free. You announce my ways are wanton, that I fly from man to man. But if I'm just a shadow to you, could you ever understand? We have lived a painful history. We know the shameful past. But I keep on marching forward, and you keep on coming last. Equality and I'll be free, equality and I'll be free. Take the blinders from your vision, take the paddling from your ears, and confess you heard me crying, and admit you have seen my tears. Hear the tempo so compelling, hear the blood throb in my veins. Yes, my drums are beating nightly, and the rhythms never change. Equality and I'll be free, equality and I'll be free.